स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। पब्लिक कॉरपोरेशन, लोक निगम और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र नियामकीय आयोग। तो ये दो टॉपिक हैं। इसमें पब्लिक कॉरपोरेशन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है और पिछले वर्षों में जो आपको क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर वो है लोक निगम क्या है। इसमें आपको इसका अर्थ और परिभाषा बतानी है और आपको इसकी विशेषता पूछी गई है। विभाग से ये किस प्रकार भिन्न है ये आपको पूछा गया है और साथ ही साथ इसकी प्रकृति और लाभ आपको पूछे गए हैं। तो लोक निगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकृति, लाभ और विभाग से इसकी तुलना ये आपसे पूछा गया है। और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के संदर्भ में जो प्रश्न आपको आया है वो है इसके अर्थ से संबंधित, परिभाषा से संबंधित और विशेषताओं से संबंधित। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोक निगम की, पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन यानी लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी की ये एक उल्लेखनीय खोज है। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया में रेलवे प्रबंध के अंतर्गत इसको अपनाया गया था और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इंग्लैंड में भी इसे अंगीकृत किया गया था, किंतु इसका जन्म विद्वानों के अनुरूप 1947 से माना जाता है कि 1927 में जब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, उसी के साथ लोक निगम भी विधिवत अस्तित्व में आया। लोक निगम एक नवीनतम संवैधानिक व्यवस्था है। लोक निगम का जन्म संसद में होता है। संसद में अधिनियम बना करके ये अस्तित्व में लाया जाता है। धन और बजट की व्यवस्था भी संसद की ओर से ही की जाती है। आपको एक प्रश्न आया है एग्ज़ाम में कि विभाग और लोक निगम में अंतर। तो यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विभाग के ऊपर कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है, जबकि लोक निगम के संदर्भ में पूर्णतः ऐसी स्थिति नहीं होती है। विद्वानों का ये मत है कि विभाग के ऊपर कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण रहता है और स्वतंत्र नियामकीय आयोग कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जबकि लोक निगम की स्थिति इन दोनों के बीच की होती है। लोक निगम का अर्थ सीधे साधे शब्दों में आप इस तरह से बताएंगे कि निगम में व्यावसायिक स्वाधीनता तथा सरकारी नियंत्रण का उचित और न्यायपूर्ण सम्मिश्रण पाया जाता है। यानी आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि लोक निगम से हमारा अभिप्राय ऐसी संस्था से है जिसके पास व्यावसायिक स्वाधीनता होती है तथा
उसके ऊपर सरकारी नियंत्रण का उचित और न्यायपूर्ण सम्मिश्रण भी बना रहता है। यानी ये आंशिक रूप से इसके ऊपर सरकारी नियंत्रण भी रहता है। परिभाषा आप बहुत सारे विद्वानों की है, डिमॉक की है, फिफ्नर की है, डेविस की है, मॉरिसन की है, ग्रेन्स की है, सीडमैन की है, रूजवेल्ट की है। आप किसी की भी परिभाषा दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सीडमैन की परिभाषा की चर्चा करने जा रही हूँ। तो हेरोल्ड सीडमैन की परिभाषा है, लोक निगम के संदर्भ में सरकारी निगम को इसलिए संगठित किया जाता है कि वह कानून द्वारा स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति करे। ये सीडमैन की परिभाषा है। एक परिभाषा डिमॉक की भी आप चाहें तो दे सकते हैं। परिभाषा आपको एग्ज़ाम में एक ही लिखनी होती है, एक ज़रूर लिखनी होती है। आप एक से अधिक एक और भी लिख सकते हैं। जब आपको 200 शब्दों का या 500 शब्दों का प्रश्न पूछा जाता है तो डिमॉक की परिभाषा है कि सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने तथा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय राज्य अथवा स्थानीय कानून द्वारा की जाती है। डिमॉक की परिभाषा अगर आपको एज इट इज़ ना याद रहे तो आप इसको साधारण शब्दों में भी लिख सकते हैं कि डिमॉक का यह मत है कि सरकारी निगम एक ऐसे निगम है जिनकी स्थापना सरकार के द्वारा होती है, संसद में अधिनियम बना करके इसे अस्तित्व में लाया जाता है और किसी निश्चित व्यापार को चलाने के संदर्भ में ही ये अस्तित्व में आता है। तो ये है इसकी परिभाषा। अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब इसकी विशेषता जो आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो इसमें आप लोग फिगर भी बना सकते हैं। क्लास में जैसे हमने आपको बताया है बहुत सारे पॉइंट हैं, फिगर में आप 5 या 6 पॉइंट्स इंडिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप इसकी विशेषता बताएंगे वो ये कि विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित। अभी भी हमने चर्चा की कि लोक निगम अस्तित्व में आता है किसी अधिनियम के द्वारा, संसद में किसी अधिनियम के द्वारा इसका जन्म होता है। कोई अधिनियम पारित करके लोक निगम को अस्तित्व में लाया जाता है। इसके साथ ही साथ ये सारी व्यवस्था भी कर दी जाती है कि कितने सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, इसका संचालन कैसे होगा, इसको वित्तीय संसाधन कितना प्रदत्त किया जाएगा। तो ये सारी बातों का भी उल्लेख कर दिया जाता है। दूसरी विशेषता है सरकार का पूर्ण अधिकार। लोक निगम में कम से कम 51% पूंजी सरकार की लगी होती है। भारत में निगमों में पूंजी राज्य द्वारा लगाई जाती है और राज्य पूरी वित्तीय व्यवस्था देखता है, जबकि इसके विपरीत ब्रिटेन और अमेरिका में निगमों में 51% पूंजी निवेश की जाती है। इसीलिए इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहता है। तो दूसरी विशेषता है सरकार का पूर्ण अधिकार। तीसरी विशेषता आप बताएंगे पृथक वैधानिक अस्तित्व। लोक निगमों की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। इन्हें वित्तीय सहायता भी सरकार के द्वारा से दी जाती है, यानी वित्तीय व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाती है, किंतु ये स्वयं
विभिन्न संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं और इन संदर्भों में अनुबंध भी कर सकते हैं। ये एक विशेषता है। अगली विशेषता आप बताएंगे स्वतंत्र वित्त व्यवस्था। ये तो हमने पहले बता दी कि इन्हें वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है, किंतु उस वित्तीय व्यवस्था का पूरा संचालन इनके ऊपर होता है। इनका जन्म सार्वजनिक हित के लिए होता है, इसीलिए इन्हें वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है। अगला जो आप इसकी विशेषता बताएंगे वो है बजट और ऑडिट व्यवस्था से मुक्त। तो यद्यपि लोक निगमों को वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाती है, जिस अधिनियम के द्वारा इनका जन्म होता है उसमें इसका उल्लेख भी होता है, लेकिन उस वित्तीय संसाधन को लोकहित में इन्हें कैसे उपयोग में लाना है ये दायित्व इनका होता है और इस संदर्भ में ये ऑडिट से भी मुक्त होते हैं। जबकि आपको यहाँ मैं बता दूँ कि विभाग के साथ तुलना आपको पूछी गई है। विभागों को जो भी धन आवंटित किया जाता है, दिया जाता है, उस संदर्भ में उन्हें ऑडिट कराना पड़ता है, लेकिन ये इससे मुक्त होते हैं। तो साथ साथ आपका अंतर भी हो जा रहा है। अगली विशेषता है कार्मिक प्रबंध नियमों से मुक्त। तो लोक निगम की एक ये विशेषता भी ये है कि ये कार्मिक प्रबंध नियमों से मुक्त होते हैं। लोक निगम के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, इसलिए इन पर सरकारी सेवा शर्तें लागू नहीं होती हैं। ये स्वयं अपने नियम बनाते हैं और व्यवस्था करते हैं। अगली विशेषता है उद्देश्य की स्पष्टता। लोक निगम का जन्म संसद में अधिनियम पारित करके होता है। उसी समय यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि इस निगम का उद्देश्य क्या है और उन उद्देश्यों की पूर्ति में ये निगम लग जाते हैं जिनके लिए इनका निर्माण किया जाता है और यह प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। अगला है प्रशासनिक स्वायत्तता। इसकी चर्चा तो हम कर ही चुके हैं कि वित्तीय विषयों में इन्हें स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता प्रदत्त की गई होती है। जिन उद्देश्यों को लेकर के इनकी स्थापना की गई होती है, उनका काम उन उद्देश्यों को पूरा प्राप्त करना होता है, इसलिए इन्हें इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि बाज़ार के जैसे हालात हैं उस हिसाब से ये तुरंत निर्णय ले सकते हैं। इन्हें प्रशासनिक जटिलताओं से गुजरना नहीं पड़ता है, यानी ये त्वरित निर्णय ले सकते हैं। अगली विशेषता है सेवा का उद्देश्य। इसमें आप बताएंगे कि लोक निगम का लक्ष्य लाभ कमाना तो होता है, जैसे कि निजी प्रशासन में होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इन्हें सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य को भी मद्देनज़र रखना होता है। ऐसा नहीं है कि लाभ को अर्जित करने के दृष्टिगत ये निजी प्रशासन की भांति सार्वजनिक कल्याण को ताक पर रख दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन्हें सार्वजनिक कल्याण को साथ ले करके चलना होता है। अगली विशेषता जो आप बताएंगे
कि संसद और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त। इसमें आप ये बताएंगे कि यद्यपि लोक निगम का जन्म संसद में अधिनियम के द्वारा होता है, अधिनियम पारित करके इन्हें अस्तित्व में लाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये अति महत्वपूर्ण है, जो इसकी विशेषता भी है कि ये संसद और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होता है। लोक निगम का आंतरिक प्रशासन किस प्रकार से इन्हें विभिन्न परिस्थितियां देखते हुए निर्णय लेना है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के दृष्टिगत, उन संदर्भों में ये संसद और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। अगला पॉइंट आप बताएंगे, भर्ती में स्वतंत्रता। निगम की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि ये अपने कर्मचारियों की भर्ती, उनके पद में उन्नति या अवनति के दृष्टिगत ये पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। ये विभागीय नियमों से आबद्ध नहीं होते, यानी जिस तरह से विभागों में होता है उस प्रकार से लोक निगम में नहीं होता है। एक विशेषता आप ये भी बता देंगे, बोर्ड द्वारा प्रबंध, यानी लोक निगम का प्रबंध एक बोर्ड द्वारा होता है, जिसकी नियुक्ति यद्यपि संबंधित मंत्री के द्वारा की जाती है, किंतु मंत्री को कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान आप लोगों को रखना है। आगे है प्रकार, लोक निगम के प्रकार। तो मूलतः इसके दो प्रकार माने गए हैं, एक कानूनी निगम, और कानूनी निगम नाम से स्पष्ट है, वे निगम जो अस्तित्व में आते हैं संसद के किसी कानून के द्वारा, और ऐसे निगम प्रशासनिक दृष्टि से बहुत स्वतंत्र होते हैं और कार्यपालिका का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। तो इसमें आप उदाहरण स्वरूप जीवन बीमा निगम का उदाहरण दे सकते हैं, दामोदर घाटी निगम का भी उदाहरण दे सकते हैं। दूसरे प्रकार के निगम जो होते हैं, ये इनका जन्म संसद में नहीं होता है किसी अधिनियम के द्वारा, बल्कि ये कार्यपालिका के आदेश द्वारा बनाए जाते हैं। अब क्योंकि ये कार्यपालिका के आदेश के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन पर कार्यपालिका का विशेष नियंत्रण होता है। कुछ विद्वानों ने स्वामित्व के आधार पर भी लोक निगम का वर्गीकरण किया है। जैसे इसमें बताते हैं कि केंद्रीय प्रशासन के निगम, ये वैसे निगम होते हैं जिनका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास होता है, नाम से स्पष्ट है। दूसरा है राज्यों के निगम, ये भी नाम से स्पष्ट है। इसके अंतर्गत वे निगम आते हैं जिनका स्वामित्व विभिन्न राज्यों के पास होता है, जैसे सार्वजनिक परिवहन निगम। और केंद्रीय प्रशासन के निगम में आप स्टेट बैंक बता सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक। और तीसरा प्रकार है इसके अंतर्गत संयुक्त स्वामित्व वाले निगम। इनके अंतर्गत ऐसे निगम आते हैं जिसमें संघ और राज्य दोनों का संयुक्त स्वामित्व होता है। इसमें आप उदाहरण स्वरूप भाखड़ा नंगल योजना का उल्लेख कर सकते हैं। और चौथा है मिश्रित निगम। ये ऐसे निगम हैं जो सरकार तथा निजी प्रतिष्ठानों के सहयोग से स्थापित किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड।
तो ये निगम के विभिन्न प्रकार हैं जिनका उल्लेख आप कर सकते हैं। आगे जो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, दोष। लोक निगम के दोष क्या है? दोष पूछ लिया जाए, आलोचना पूछ ली जाए, तो आपको यही सारी बातें बतानी है, या हानि पूछ ली जाए, लेकिन उसके पहले हम लाभ की चर्चा कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है। तो क्योंकि इसका अर्थ कर चुके हैं, परिभाषा कर चुके हैं, इसकी विशेषताएं कर चुके हैं, तो लाभ बहुत सीमा तक आप लोगों को स्पष्ट हो गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इस पर चर्चा कर लें। पहला है प्रबंधकीय लाभ। लोक निगम का जन्म संसद के विधेयक के द्वारा होता है। इसका प्रबंध कैसे करना है, संचालन कैसे करना है, ये सारी बातें उस अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिख दी जाती हैं। इसमें अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। किंतु ये इसका लाभ है, विशेषता है, अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यद्यपि सारी चीज़ें अधिनियम में स्पष्टतः उल्लिखित होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कठोर नियंत्रण से मुक्त रहता है। अब क्योंकि ये कठोर नियंत्रण से मुक्त रहता है, इसलिए यह कार्य बिना किसी हस्तक्षेप से अच्छे प्रकार से करता है। विभागीय मंत्रियों के निर्देशों पर इसे निर्भर रहना नहीं पड़ता। यथास्थिति को देखते हुए निर्णय ले लिया जाता है। दूसरा है वित्तीय लाभ, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसे वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है। यद्यपि वित्तीय संसाधन सरकार के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, लेकिन उसका प्रबंध किस तरह से करना है उसके दृष्टिगत ये स्वतंत्र होते हैं। अब क्योंकि कोई दबाव नहीं होता, इसलिए जिन लक्ष्यों को दृष्टिगत रख कर इनकी स्थापना की गई होती है, उन्हें प्राप्त करने के लिए यह सकारात्मक दृष्टि से प्रयत्नशील रहते हैं। अगली विशेषता है प्रशासकीय लाभ। विभाग के समान निगम पर नाना प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें स्वायत्तता प्रदत्त की गई होती है और ये विशेषज्ञों की नियुक्ति भी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, तो यह भी इसका एक लाभ है। अगला आप बताएंगे सामाजिक लाभ। लोक निगम में व्यापारिक उद्देश्य तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी निहित होती है। तो इसलिए यह इसका महत्वपूर्ण लाभ है कि ये सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी होता है। निगम के माध्यम से वस्तुओं के मूल्य में कमी करने का प्रयास किया जाता है, जिससे समाज को लाभ मिलता है। समाज के कमज़ोर वर्ग, बच्चे, महिलाएं आदि के लिए भी कार्य किया जाता है। अगला इसका लाभ है, विशेषता में भी हम इसका उल्लेख कर चुके हैं, राजनीतिक दबाव से मुक्त। लोक निगम राजनीतिक दबाव से मुक्त होते हैं। यद्यपि ये अस्तित्व में आते हैं संसद के अधिनियम के द्वारा, तथापि इनके ऊपर राजनीतिक दबाव विभागों की तुलना में कम होता है। अपने कार्य का प्रबंध करना, संचालन करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको दिशा निर्देश देना, इन सभी दृष्टियों से वे स्वतंत्र होते हैं।
इसलिए विद्वानों का ये मत है कि ये अपने लक्ष्यों को बहुधा प्राप्त भी कर लेते हैं। अगला इसका लाभ है कार्यकुशलता। स्वाभाविक तथ्य है, अगर विशेषज्ञों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी, अगर कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होगा, अगर प्रबंध की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होगी, तो निश्चित रूप से कार्य में कुशलता आएगी। तो ये थे इसके लाभ। अब हम बात करेंगे इसके दोषों की। तो पहला दोष, आलोचना या हानि। सरकार और निगम में क्षेत्राधिकार की समस्या। इसके बारे में जब प्रारंभ में हमने आपसे चर्चा की तो हमने आपको बताया था कि लोक निगम का जन्म संसद में होता है अधिनियम के द्वारा। इसके ऊपर पूर्णतः तो नहीं, किंतु आंशिक रूप से नियंत्रण सरकार का रहता है। इसी कारण निगम और सरकार के बीच में क्षेत्राधिकार को लेकर एक टकराव की स्थिति भी कभी उत्पन्न हो जाती है, और इस गतिरोध के कारण लोकहित के कार्यों को करने में दिक्कतें आती हैं। अगला आप जो इसकी आलोचना बताएंगे वो ये है, केवल व्यापारिक हितों के लिए ही ये अस्तित्व में आए हैं। तो ये तो सत्य है कि लोक निगम की स्थापना व्यापारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हुई है, लेकिन आलोचक विद्वान आरोप लगाते हैं कि लोक निगम का लाभ केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित रह गया है। सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में इसका कोई लाभ पहुंच नहीं पाया है। तो यह भी इसकी एक हानि है। अगला जो आप बताएंगे, मनमानी तथा धन के अपव्यय का भय। अब क्योंकि वित्तीय साधन जो उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, उसका प्रबंध करने के दृष्टिगत लोक निगम स्वतंत्र होता है। इसलिए आलोचकों का यह मत है कि क्योंकि इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए ये धन को मनमाने ढंग से व्यय करते हैं। जो धन लोकहितकारी कार्यों के लिए खर्च होना चाहिए था, वो धन अनर्गल यहाँ वहाँ खर्च होता है, जिससे धन का अपव्यय होता है। अगला जो आप इसमें बताएंगे हानि या आलोचना, वो है संचालक मंडल में नौकरशाही का बोलबाला। लोक निगम में संचालक मंडल में सामान्यतः लोक प्रशासन नौकरशाही का प्रवेश हो गया है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, वो बुराइयां अब लोक निगम में भी दृष्टिगोचर हो रही हैं, जैसे लाल फीताशाही, कार्यों का लचीलापन न होना, फिजूल खर्ची होना। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नौकरशाही का इसमें प्रवेश हो गया है। लास्ट आप बताएंगे कार्यपालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप। अब क्योंकि आंशिक रूप से ये कार्यपालिका के नियंत्रण में रहता है, तो कार्यपालिका येन केन प्रकरण लेकर के निगम के कार्यों पर नियंत्रण बनाने का, दबाव बनाने का प्रयास करती है। तो ये है इसकी आलोचना। आगे भारत में लोक निगमों पर नियंत्रण आपको पूछा नहीं गया है,
लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए, अगर आपको 200 या 500 शब्दों वालों में एक क्वेश्चन का सब क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाए तो आपको कैसे बताना है। तो ये सारी चीज़ें वैसे तो रिपीटेड ही हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें। तो 2 इसमें टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जो आपको पूछे तो नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। भारत में लोक निगमों पर नियंत्रण और दूसरा लोक निगम पर संसदीय नियंत्रण। तो पहला हम डिस्कस कर लें, भारत में लोक निगमों पर नियंत्रण। इसमें आप जो पहली बात जो बताएंगे वो ये कि भारत के लगभग जितने निगम हैं वो किसी न किसी मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं। परिणाम स्वरूप निगमों पर अनावश्यक हस्तक्षेप सरकार के द्वारा होता है और निगम अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कर नहीं पाते। निगमों के मंडल के कुछ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र की सरकार के द्वारा की जाती है। निगमों के अधिकारियों की पदावधि निश्चित होती है और वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें सरकार का विश्वास प्राप्त होता है। तो अगर इन तथ्यों को मद्देनज़र रखें तो ये एक स्वाभाविक बात जो उभर कर आती है वो ये कि क्योंकि ये सदस्य एक तरह से सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए ये सरकार की इकाई के रूप में निगमों में कार्य करते हैं और एक प्रकार से नियंत्रण और दबाव बनाने का प्रयास बनाए रखते हैं। निगमों के कार्य निष्पादन में वित्तीय अनुमानों के संदर्भ में, क्रियाओं के संदर्भ में, वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में ये अपना अधिकार बनाने का प्रयास करते हैं। जबकि निगम अपना कार्य तभी सकारात्मक रूप से कर सकते हैं जब उन्हें स्वतंत्रता प्रदत्त की जाए। तो ये है भारत में लोक निगमों पर नियंत्रण। अब उसके बाद संसदीय नियंत्रण की भी हम चर्चा कर लें थोड़ी सी। संसदीय नियंत्रण, आप जानते हैं कि लोक निगम का जन्म ही संसद के अधिनियम के द्वारा होता है, तो संसद के प्रति ये जवाबदेह होते हैं। भारत में निगमों पर नियंत्रण का, याद रखिएगा, ब्रिटिश मॉडल एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। इसलिए निगमों के संबंध में प्रश्न पूछना, उनकी वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में विचार विमर्श करना, उनके आय व्यय के अनुमान पर विचार विमर्श करना, उनके लेखों का परीक्षण करना, उनके उद्यम से संबंधित बहस को आयोजित करना, इन सारी बातों पर संसद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी संक्षेप में आप कह सकते हैं कि संसद का आंशिक नियंत्रण भारत में लोक निगमों पर रहता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जो दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है वो है आपका स्वतंत्र नियामकीय आयोग। तो पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, ये आपको 50 शब्दों वालों में भी कई बार पूछा गया है और 200 शब्दों में इसकी विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। स्वतंत्र नियामकीय आयोग, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, तो ये एक ऐसी प्रशासनिक इकाई है जिसका जन्म संयुक्त राज्य
अमेरिका में हुआ है, विशेष संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत। इन स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की स्थापना अमेरिका में इसलिए की गई ताकि समाज में शक्तिशाली आर्थिक वर्गों की क्रियाओं के नियंत्रण और नियमन के द्वारा सार्वजनिक हित की रक्षा की जा सके और उसकी वृद्धि की जा सके। यानी जो एक सशक्त आर्थिक वर्ग अमेरिका में मौजूद है, उसको नियंत्रित किया जा सके ताकि सार्वजनिक हित को प्रोत्साहित किया जा सके। इसकी परिभाषा और इसका अर्थ आप लोग किस तरह से दे सकते हैं कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग ऐसे आयोग हैं जो अपनी नीतियों का निर्माण करने और वित्तीय साधनों को नियंत्रित करने के दृष्टिगत पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। डिमॉक ने भी इन्हें स्वतंत्र कहा है। अब इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन्हें शासन की शीर्ष विहीन शाखा कहा जाता है अमेरिका में, शासन की चतुर्थ शाखा भी कहा जाता है, कांग्रेस की भुजाएं भी कहा जाता है और स्वायत्तता के द्वीप भी कहा जाता है। डिमॉक के अनुसार आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि ये ऐसे आयोग हैं, साधारण शब्दों में ये ऐसे आयोग हैं जो अपने निर्णय लेने के अधिकार के संदर्भ में कार्यपालिका के नियंत्रण से प्रायः मुक्त रहते हैं और ये कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते। तो डिमॉक के अनुसार सिंपल वर्ड्स में आप स्वतंत्र नियामकीय आयोग की ये परिभाषा दे सकती हैं। विशेषताएं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, इम्पॉर्टेंट है आपको, हम उसको डिस्कस कर लें। तो पहली विशेषता है कि मंडल और आयोग के रूप में गठन। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसका गठन मंडल या आयोग के रूप में होता है। यहाँ एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि इसका अध्यक्ष कोई एक नहीं होता है, बल्कि जितने भी इसके सदस्य होते हैं सबका महत्वपूर्ण स्थान होता है निर्णय लेने के संदर्भ में और निर्णय निष्पक्ष रीति से लिए जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल लंबा होता है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल लंबा होता है। विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल से भी लंबा होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका में 4 वर्ष है, लेकिन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 से 7 वर्ष तक होता है और सामान्यतः वो पुनः फिर से आयोग के सदस्य बनाए जाते हैं। अगली विशेषता है मिश्रित प्रकृति के कार्य। इन आयोगों के कार्य प्रशासकीय भी होते हैं, अर्धविधायी भी होते हैं और अर्ध न्यायिक भी होते हैं। यानी ये तीनों प्रकार के कार्य करते हैं, प्रशासकीय भी, विधायी भी और न्यायिक भी। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है वित्तीय स्वायत्तता। तो लोक निगम के समान स्वतंत्र नियामकीय आयोगों को भी वित्तीय स्वायत्तता प्रदत्त की गई है। आय व्यय के संदर्भ में इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, ये उसकी व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं।
अगला जो पॉइंट आप बताएंगे फीचर्स के संदर्भ में वो है विशेषज्ञों का आयोग। तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस आयोग में लगभग जितने भी लोग होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने कार्य के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसका आकार यद्यपि छोटा होता है लेकिन सभी अपने कार्यों में निपुण होते हैं और किसी भी निर्णय को लेने से पहले वाद विवाद होता है और बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। अगली विशेषता जो आप बताएंगे, इसमें आप लोग स्टूडेंट्स फिगर भी बना सकते हैं। जैसे क्लास में हमने आप लोगों को बनाया है तो आप इसमें फिगर बना सकते हैं। 5 to 7 पॉइंट्स आप लोग फिगर में इंडिकेट कर सकते हैं 200 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में और 500 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में। तो अगली विशेषता जो है वो मुख्य कार्यपालिका से स्वतंत्र। तो लोक निगम की भांति स्वतंत्र नियामकीय आयोग भी कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र होते हैं और नियामकीय आयोग तो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। हमने आपको प्रारंभ में बताया भी था कि विभाग के ऊपर पूर्णतः नियंत्रण होता है, लोक निगम के ऊपर आंशिक नियंत्रण होता है, किंतु स्वतंत्र नियामकीय आयोगों के ऊपर नियंत्रण लोक निगम की तुलना में अधिक रहता है। तो ये कार्यपालिका से स्वतंत्र है ऐसा कहा जाता है, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते, कहीं कहीं इनके ऊपर आंशिक नियंत्रण होता है। अगला जो विशेषता आप बताएंगे इसमें विधायिका के कानूनों द्वारा निर्मित। तो लोक निगम का निर्माण भी स्वतंत्र नियामकीय आयोग का निर्माण भी लोक निगम की भांति संसद के अधिनियमों के द्वारा ही होता है। लोक निगम व्यापारिक उद्देश्य के दृष्टिगत अस्तित्व में आते हैं, लेकिन स्वतंत्र नियामक आयोग ये प्रशासकीय कार्य भी करते हैं, अर्धविधायी कार्य भी करते हैं और अर्ध न्यायिक कार्य भी करते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कार्यपालिका का नियंत्रण यथा तथा रहता है। तो ये आपके दोनों टॉपिक हैं। आप लोग को कोई भी इन दोनों टॉपिक्स के कंसर्न में क्वेरीज हो आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हैं।